फिर से एक बार स्वागत है आपका एक्सप्लेन टू द पॉइंट में। इस लेक्चर सीरीज में हम इंडियन एक्सप्रेस का कंसाइज एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे। लेक्चर की शुरुआत करने से पहले हमें आज के दिन के महत्व के बारे में पता होना चाहिए। आज इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे और तेलंगाना फॉर्मेशन डे मनाया जाता है। इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे 1976 से प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। इसकी शुरुआत 1976 में यूरोप में की गई थी, लेकिन अब इसे दुनिया भर में मनाया जाता है। सेक्स वर्कर्स की अमानवीय कामकाजी परिस्थितियों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए इस दिन का उपयोग किया जाता है। आज के दिन तेलंगाना फॉर्मेशन डे भी मनाया जाता है। तेलंगाना दिवस को आमतौर पर तेलंगाना गठन दिवस के रूप में जाना जाता है। इस दिन यहाँ एक स्टेट हॉलिडे होता है जो तेलंगाना के गठन की याद में मनाया जाता है। यह 2014 से 2 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। यह कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है तेलंगाना के बारे में। यहाँ पर चीफ मिनिस्टर है के चंद्रशेखर राव और यहाँ की गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन जी है। और तेलंगाना में टोटल 33 जिले हैं। चलो इस जानकारी के साथ कल के सवाल का जवाब भी देख लेते हैं। कल मैंने आपसे पूछा था कि किस प्लैनेट का साइज एंड मास लगभग पृथ्वी के समान है। इसका सही जवाब है विनस। देखिए, जुपिटर तो पूरी सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लैनेट है। मार्स पृथ्वी से लगभग आधा ही है। और मर्क्यूरी सूर्य के सबसे करीब और सबसे छोटा प्लैनेट है। यह चीजें याद रखना। सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट्स के इनिशियल्स मैंने आपको यहां दिए हैं। आप खुद की कोई ट्रिक बनाकर इसे याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं आज का ओवरव्यू। आज हमें 3 महत्वपूर्ण आर्टिकल्स पढ़ने हैं। तीनों में से पहला है नंबर गेम। यह चाइना की 3 चाइल्ड पॉलिसी के बारे में बात कर रहा है। देखिए, चाइना की ज्यादातर आबादी बूढ़ी हो चुकी है और इससे लॉन्ग टर्म में चाइना के पास लेबर फोर्स कम हो जाएगी। इसलिए उन्होंने अपनी 2 चाइल्ड पॉलिसी में रिलैक्सेशन दिया है। राइटर कह रहे हैं, ये डेमोग्राफिक शिफ्ट लाने के लिए सिर्फ पॉलिसी चेंज करना काफी नहीं होगा, क्योंकि चाइना ने 2016 में ही 2 चाइल्ड पॉलिसी लॉन्च की थी। मगर तब से लेकर आज तक फर्टिलिटी रेट में जितना चेंज आना चाहिए था उतना नहीं आया है। हम आज जानेंगे यह क्यों हुआ और फर्टिलिटी रेट और रिप्लेसमेंट रेट आखिर है क्या। दूसरा आर्टिकल हमारे देश में बढ़ती खाद्य तेलों की कीमतों के बारे में बता रहा है। खाद्य तेलों के साथ साथ पेट्रोल और डीजल की भी कीमतें बढ़ती जा रही है। खाद्य तेलों की इन बढ़ती कीमतों से किसानों का फायदा होता है। इसलिए इस वक्त अच्छी पॉलिसीज बनाकर किसानों को इनका और भी ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए प्रवृत्त करना चाहिए। यह राइटर का कहना है। तीसरा आर्टिकल डिमिनिशिंग प्रोस्पेक्ट्स, जिसमें हमारे देश की इकोनॉमी के भविष्य के बारे में बात की गई है। राइटर कहते हैं, हमें हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन के बारे में चिंता करने की जरूरत है, क्योंकि स्लोअर ग्रोथ, कम होता जा रहा मिडिल क्लास और बढ़ती गरीबी, यह सब आने वाले सालों में और भी ज्यादा बढ़ेंगे। और यह क्यों होगा, इसका प्रूफ देने के लिए उन्होंने अलग अलग रिपोर्ट्स का एनालिसिस किया है। इसे भी हम आगे डिटेल में देखेंगे। आइए एक बार वोकैब्युलरी देख लेते हैं। अगर आपको आर्टिकल्स अच्छे से समझते हैं तो आपको वोकैब्युलरी लर्न करनी ही होगी। आज के आर्टिकल्स में यूज किए गए कुछ शब्द उनके अर्थ के साथ हमने आपको यहाँ पर दिए हैं। उम्मीद है आप इन्हें अच्छे से पाओगे। आप इनका स्क्रीनशॉट निकालकर इन्हें लर्न किया कीजिए। मुड़ते हैं पहले आर्टिकल की ओर। उम्मीद है आपने सारे शब्दों के अर्थ पढ़ लिए होंगे। तो चलिए हम आते हैं हमारे पहले आर्टिकल पर। इसका टाइटल है नंबर गेम। आर्टिकल को समझने के लिए आपको फर्टिलिटी रेट और रिप्लेसमेंट रेट क्या होता है पता होना चाहिए। देखिए, फर्टिलिटी रेट होता है किसी पर्टिकुलर कंट्री में रिप्रोडक्टिव एज की महिलाओं को ऑन एन एवरेज कितने बच्चे हैं। यानी मान लीजिए हमारे देश में 100 महिलाएं उनकी रिप्रोडक्टिव एज में है और उन सब के मिलाकर हमारे देश में 200 बच्चे हैं, तो हमारे देश का फर्टिलिटी रेट हुआ 2। फर्टिलिटी रेट अलग अलग देशों का अलग अलग होता है। जैसे कि अगर आप देखो तो वेस्टर्न देशों में ऑन एन एवरेज यह 2 से भी कम होता है। हम बात करते हैं अपने देश की। भारत में 2018 में फर्टिलिटी रेट 2.22 का था और आइडियल फर्टिलिटी रेट को रिप्लेसमेंट रेट कहते हैं। रिप्लेसमेंट रेट का मतलब होता है ऐसा फर्टिलिटी रेट जो किसी देश द्वारा लॉन्ग टर्म में मेंटेन किया जाए तो उसकी पॉपुलेशन कांस्टेंट रहेगी। यानी उस देश में जितने लोग मरेंगे आगे चलकर उतने ही यंग लोग उन्हें रिप्लेस भी करेंगे। आइडियल रिप्लेसमेंट रेट 2.1 होता है।
भारत और चाइना की पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर बाहरी देशों की कंपनियों को चीप लेबर मिलता है। चीप लेबर मतलब उन्हें हमारे देश के लोगों को सेम काम करने के लिए उनके खुद के लोगों से कम सैलरी देनी पड़ती है। इसलिए वह भारत और चाइना जैसे देशों में काम करना पसंद करते हैं। और हम जैसे देशों को भी इनसे फायदा मिलता है क्योंकि यह कंपनियां यहाँ पर रोजगार पैदा करती है। मगर पिछले साल चाइना का फर्टिलिटी रेट रिप्लेसमेंट रेट से भी कम हुआ है। इसलिए लॉन्ग टर्म में उनके पास लेबर का एडवांटेज नहीं रहेगा। यह चीज चाइना की सरकार भी जानती है और इसलिए उन्होंने 2016 में ही 2 चाइल्ड पॉलिसी अनाउंस कर दी थी। तब तक चाइना में 1 चाइल्ड पॉलिसी थी, मतलब कोई भी कपल एक से ज्यादा बच्चे नहीं पैदा कर सकता था। इस 1 चाइल्ड पॉलिसी को 1979 में चाइना में लागू कर दिया गया था, मगर उनकी बढ़ती बुरी आबादी को देख 2016 में उन्होंने इसे बदला। मगर इससे भी फर्टिलिटी रेट में कोई ज्यादा बदलाव नहीं आया। देखिए, जो अर्थव्यवस्था और समाज गरीबी से आर्थिक विकास के उच्च स्तर तक पहुंचता है, वो एक पॉइंट पर पहुंच जाता है जहां प्रोडक्टिव लेबर फोर्स में गिरावट आती है और उम्र बढ़ने वाली आबादी का बोझ बढ़ जाता है। मगर चाइना में वेस्टर्न देशों और दुनिया के अन्य देशों जैसा नहीं है। यहाँ पर घटता फर्टिलिटी रेट कुछ तौर पर सरकार की अग्रेसिव चाइल्ड पॉलिसीज का परिणाम है। मगर अब हमें हमारे देश के लिए इससे क्या सीख मिलती है, यही हमें देखना होगा। यही हमारे लिए जरूरी है। अब देखिए, चाइना की प्रोडक्टिव पॉपुलेशन घट रही है और हम हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड में हैं। तो हमें भारत की लेबर फोर्स लेबर मार्केट के हर स्तर पर अधिक कंपेटिटिव बने, यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। यह राइटर कहते हैं। हमारा अगला आर्टिकल है ऑयल ऑन बैलेंस। ऑयल की बढ़ती कीमतों को बैलेंस करने के लिए भारत को क्या करना चाहिए, यह इस आर्टिकल में बताया गया है। हालांकि यहाँ पर राइटर कोई इमीडिएट सॉल्यूशन नहीं बता रहे, बल्कि उनका फोकस है लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन पर। देश में पिछले कुछ महीनों में पेट्रोल डीजल के साथ साथ खाद्य तेलों की भी कीमतों में वृद्धि हुई है। भारत सालाना 13 से 15 मिलियन टन एडिबल ऑयल्स यानी खाद्य तेलों का आयात करता है, जबकि डोमेस्टिक प्रोडक्शन केवल 7.5 से 8.5 मिलियन टन है। इसलिए कंज्यूमर्स द्वारा दी जाने वाली प्राइसेस काफी हद तक इस बात से जुड़ी होती हैं कि उन्हें आयात करने में कितनी कॉस्ट्स लगती है। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, भारत अपनी टोटल एडिबल ऑयल्स की जरूरतों का लगभग 2/3 हिस्सा आयात करता है। यह हमें ऑयल सेगमेंट में इंपोर्ट डिपेंडेंट बनाता है। हालांकि हाल के दिनों में दोनों ही पेट्रोल डीजल और खाद्य तेल की प्राइसेस बढ़ी हुई इंपोर्ट कॉस्ट्स के कारण है। हमें पेट्रोल और डीजल के मामले में इंपोर्ट कॉस्ट्स कम करना थोड़ा कठिन है, क्योंकि देश में बहुत ही कम क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर्स है। लेकिन एडिबल ऑयल्स में हम आने वाले सालों में हमारा इंपोर्ट कम कर सकते हैं, क्योंकि देश में हजारों किसान इसकी खेती करते हैं और जब इनकी कीमतें बढ़ती है तो उनको बहुत ज्यादा फायदा भी मिलता है। इस साल खरीफ और रबी दोनों ही सीजन्स में ग्राउंडनट, सोयाबीन और मस्टर्ड की मार्केट प्राइसेस मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस से भी ज्यादा थी। देखिए, भारत चावल, गेहूं और चीनी का उत्पादन बहुत बड़ी मात्रा में करता है, मगर दालों और खाद्य तेलों के लिए इंपोर्ट डिपेंडेंट है। इसलिए किसानों को दालों और खाद्य तेलों को अधिक उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उनकी खेती के लिए पानी की भी कम आवश्यकता होती है। बस यहाँ पर जरूरत है तो एडमिनिस्ट्रेशन और अच्छी पॉलिसीज के सपोर्ट की। तो यह था आज का दूसरा आर्टिकल। चलिए बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की ओर। इसका टाइटल है डिमिनिशिंग प्रोस्पेक्ट्स। इसमें राइटर हमारे इकोनॉमी के 3 प्रमुख मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। पहला है स्लोअर ग्रोथ, दूसरा बढ़ती हुई गरीबी और तीसरा श्रिंकिंग मिडिल क्लास यानी मिडिल क्लास लोगों की घटती हुई संख्या। इस सेंचुरी के पहले दशक में हम औसतन 7 से 8% की ग्रोथ, गरीबों की संख्या में भारी गिरावट और एक बढ़ते मिडिल क्लास को देख रहे थे। लेकिन ये सभी रुझान अब उल्टे हो गए हैं। विकास धीमा हो गया है। वह कहते हैं, इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था साउथ एशिया क्षेत्र में भी सबसे खराब प्रदर्शन करने वालों में से रही है। हर कोई समझता है कि कोविड अर्थव्यवस्था के लिए एक झटका था और हम किसी समय इस झटके से बाहर निकलेंगे। मगर किसी पीढ़ी में यह पहली बार है कि भारत ऐसा कुछ अनुभव कर रहा है। एक हाई मिडिल इनकम कंट्री होने की बजाय हमें राहत है कि हम इससे और नीचे नहीं जा रहे हैं। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया रिपोर्ट 2020 में अनुमान लगाया गया था कि लगभग 230 मिलियन भारतीय गरीबी में वापस आ गए थे।
आपको रेफरेंस के लिए बता दूं कि 2000 से 2016 के पीरियड में लगभग 270 मिलियन मतलब 27 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले थे। और अब सोचिए, इस रिपोर्ट के मुताबिक 230 मिलियन भारतीय गरीबी में वापस आ गए। यानी पिछले 20 साल की अचीवमेंट्स मिट्टी में मिल रही है। दूसरी लहर के लॉकडाउन से पहले प्रकाशित हुई एक नई प्यू रिसर्च सेंटर रिपोर्ट ने सुझाव दिया कि इंडियन मिडिल क्लास से 2020 में लगभग 32 मिलियन लोग कम हुए। यह बहुत ज्यादा चिंता की बात है। दूसरी तरफ देखा जाए तो सेंसेक्स बढ़ रहा है, लेकिन इसका कारण देश के बाहर का पैसा है। सेंसेक्स डोमेस्टिक इकोनॉमी स्ट्रांग होने की वजह से नहीं बढ़ रहा। और हम अभी भी डिजीज और सेकेंडरी इफेक्ट्स की लॉन्ग टर्म सर्वेलेंस करने के लिए पर्याप्त इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर रहे हैं। फ्री फूड ग्रेन प्रोग्राम का विस्तार और विभिन्न प्रकार की क्रेडिट फैसिलिटीज का निर्माण किया गया है, लेकिन इसके बावजूद रूरल इंडिया में न्यूट्रिशन गेन्स में गंभीर नुकसान हो रहा है। ये सब कुछ राइटर कह रहे हैं। उम्मीद है आपको सारे आर्टिकल्स समझ आए होंगे। चलिए आज का सवाल देख लेते हैं। आज आपको बताना है कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में कौन सा साउथ एशियन देश बेस्ट परफॉर्मर के रूप में उभरा है। नेपाल, बांग्लादेश, भारत या फिर भूटान। चलिए रुकते हैं आज यहीं पर। आपको वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर जरूर करना दोस्तों के साथ। और काफी कम बच्चे वीडियो को लाइक करते हैं। आपको अगर यह सीरीज पसंद आ रही हो तो वीडियोस को लाइक भी जरूर किया कीजिएगा। कल फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।